तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी लास्ट लेक्चर में देखा था, और मैं कुछ एग्जांपल ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी के और करा देता हूं, है ना। फॉर एग्जांपल, कल मैंने लास्ट एग्जांपल आपको इंटेंसिटी कराई थी कि यहां पर मास m और रेडियस r की यदि रिंग हो यहां पर, तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितनी थी पता है आपको? कितनी थी? के क्यू एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो हो जाएगी जी एम एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या ये बात समझ में आती है? नहीं क्लियर है क्या बात? ऐसे है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक मिनट रुक जाओ। आपको ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालनी है। मान लिया ये हमारे पास होलो स्फीयर है, होलो हेमीस्फीयर ये है हमारे पास, है ना, और ये इसका सेंटर है ऐसे। और होलो, मैं यहां लिख देता हूं होलो हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस आर, और मास कितना है इसका? m। ये है इसका सेंटर O। फाइंड ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी ऑन इट्स सेंटर, ऑन इट्स सेंटर, इसके सेंटर पर आपको ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है भाई, देखो कैसे करेंगे, मैं इसे लिख देता हूं थोड़ा सा, है ना। आप क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन लिखना दोबारा से, और आप क्या करोगे भाई, यहां से ऐसे x डिस्टेंस पर, थीटा एंगल पर, और ये एक डी थीटा की आप एक रिंग मान लेना है ऐसे ही, ये रिंग है ना, ये थीटा एंगल हो गया, और ये कितना है? डी थीटा, ऐसे करके। क्लियर है क्या बात? ऐसे। तो ये जो रिंग बनेगी ये वाली ऐसे, और इस पॉइंट पर इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो कितनी होगी? डी आई जी। क्लियर है क्या बात? तो इसका जो रिंग का मास है ये, है ना, रिंग का मास है ऐसे करके होगा ना, ये यू। समझ में आ रही है बात? नहीं? हाँ, तो रिंग का मास जो है वो मैं डीएम मान लेता हूं पहली बात तो जो डी आई जी होगी वो होगी जी डीएम। अच्छा, ये डिस्टेंस मान लेता हूं मैं एक्स, एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके है, ओके। तो अब यहां देखो, यदि ये रेडियस कितनी है आर, तो जो एक्स होगा कॉस थीटा किसके बराबर होगा? एक्स अपॉन आर, तो एक्स होगा आर कॉस थीटा के। क्लियर है क्या बात? नहीं, ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, तो एक्स हो जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा। और कितनी डीएम कितना लिखूंगा? डीएम, डीएम को लिखेंगे, मास जो है वो एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 2 पाई आर स्क्वायर का मास जो है m है, हेमीस्फीयर का, है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर का मास m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये जो एरिया है डीए, भाई ये एरिया जो होगा रिंग का, ये कितना होगा पता है आपको? इसकी रेडियस कितनी मान लें हम? r, और ये विड्थ कितनी मान लें? dr। तो और ये है थीटा, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो dr होगी r डी थीटा, और जो dA होगा dA वो होगा 2 पाई r इंटू डी आर, 2 पाई r इंटू डी आर, और dA जो होगा r, ये r है, ये क्या है? रेडियस r, तो जो साइन थीटा होगा इसमें वो r अपॉन कैपिटल R, तो r की वैल्यू r साइन थीटा हो जाएगी। ये तो हो जाएगा रेडियस, ये हो जाएगा x। तो यहां पे क्या आएगा आपका? यहां पे तो आएगा स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी इस रिंग की? r, और ये डिस्टेंस कितनी है? x। क्लियर है बात? तो यहां पे हाँ, r की जगह क्या लिखूंगा मैं? r साइन थीटा,
और dr की जगह क्या लिखूंगा मैं, r d थीटा। तो जो dA होगा वो 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा और d थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा आप यहां तक कॉपी कर लो इसे कर। तो पहले मैं इसका dm लिखूंगा। तो dm के लिए एरिया है 2 पाई r स्क्वायर का मास है m, तो 1 मीटर स्क्वायर का m अपॉन 2 पाई r स्क्वायर, तो dA का यानी 2 पाई r स्क्वायर, ये है ना 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा, और d थीटा का जो मास होगा m अपॉन 2 पाई r स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? और ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा, तो ये कट जाएगा। तो जो dm मास होगा m इंटू साइन थीटा डी थीटा के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? दूसरी बात ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो आएगा वो कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर आएगा, चाहे आप इसे रख के देख लेना, है ना भाई। इसकी हेल्प से भी, इसकी और इसकी हेल्प से भी, जब आप एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करोगे तो कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, और वैसे भी इस ट्राइंगल में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर होगा। तो जो डी आई जी होगा, डी आई जी वो जी, और डी एम की जगह m साइन थीटा, बिल्कुल सही बात है, और x की जगह r cos थीटा अपॉन, इसकी जगह मैं लिख दूंगा, कितना लिख दूंगा भाई, r क्यूब, ये लिख दूंगा r क्यूब, है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास gm अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये वंचन अपन करेंगे ही सही। कैसे? तो IG जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ DIG होगा, इंटीग्रेशन GM अपॉन आर स्क्वायर, और इसे मैं 2 से गुणा और 2 से भाग करके 1/2 साइन 2 थीटा लिख लूंगा। क्लियर है? और ये आ जाएगा GM अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन 2 थीटा डी थीटा। अब थीटा की वैल्यू जो होगी, थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा बता सकते हो आप? ये जो रिंग होगी वो यहां से स्टार्ट होंगी, देखो ऐसे, फिर ऐसे जाएंगी, और फिर ऐसे सबसे एंड में यूं, तो 0 से लेके 90 तक। तो जो थीटा की वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू 0 से 92 तक होगी, -1/2 cos 2 थीटा, इसका इंटीग्रेशन होगा cos 2 थीटा, इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके 90 तक। तो माइनस GM अपॉन 4r स्क्वायर तो मैं लिख दूंगा, और ये cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन लिमिट वेरीज फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री करना है मेरे को। क्लियर है बात? तो इसका इंटीग्रेशन अपन कर ही देंगे। क्या आएगा भाई इसका इंटीग्रेशन? जो IG आएगा माइनस GM अपॉन 4r स्क्वायर, और ये आएगा cos 180 माइनस cos 0, तो कितना जाएगा, -2 आ जाएगा। ये माइनस GM अपॉन 4r स्क्वायर -1, तो GM अपॉन 2r स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे करके है। तो ये आपको GM अपॉन 2r स्क्वायर, आप इसे याद रखना, हेमीस्फेयर के सेंटर पर, हेमीस्फेयर के सेंटर पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है GM अपॉन 2r स्क्वायर होती है। क्लियर है क्या बात? ये तो हो गया हेमीस्फेयर के सेंटर पर GM अपॉन 2r स्क्वायर। अगर जो मैं सॉलिड हेमीस्फेयर ले लूं, सॉलिड हेमीस्फेयर कैसे? ये हमारा सेंटर है सॉलिड हेमीस्फेयर का, और ये सॉलिड है ऐसे, और इसकी रेडियस कितनी है भाई, r, और मास कितना है इसका, कैपिटल M। बोलो। तो इसके सेंटर पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी यहां पर ऐसे, वो निकालने के लिए भी आ सकती है और आप निकाल भी सकते हो। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है इसके सेंटर पर जी, वो कितनी होगी, 3/2 GM अपॉन आर स्क्वायर होगी। क्लियर है क्या बात? ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर कितनी आएगी, 3/2 GM अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है बात? ये सेम वैसे ही है यदि आप मतलब एक सॉलिड चार्ज स्फीयर ले लो और यहां पे प्लस 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 चार्ज रखा हुआ है सारे में, यूं ऐसे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना वो कितनी आएगी, 3/2 KQ अपॉन आर स्क्वायर आएगी। ध्यान रखना इस बात का।
तो जैसे हमने इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकाली थी, हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो। एक तो डिस्क मान करके भी निकाल सकते हो, है ना, या होलो स्फीयर का भी निकाल सकते हो। और दूसरी बात 3/2 GM/r², आप इसे याद रखो तो ज्यादा बेटर है ना। ठीक है, तो ये तो आप याद रखना। और मैं बताता हूं आपको अभी जो ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। ग्रेविटेशनल फील्ड आपको निकालनी होती है डिफरेंट सिस्टम ऑफ मासेस के लिए। जैसे आपको यदि ध्यान हो, यदि ये होलो स्फीयर है, होलो स्फेरिकल चार्ज है ना, स्फीयर, और चार्ज इसके डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पर, रेडियस इसकी r है, तो क्या आप मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बता सकते हो कितना होगा? हाँ, 0 होगा। और बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो KQ/r² होगा, है ना। इसी तरीके से यदि होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर, और इसकी रेडियस r है और इसका मास कितना है भाई? कैपिटल M, है ना। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है इनसाइड किसी भी पॉइंट पे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, सब क्या होगी? 0। यहां भी 0, यहां भी 0। अब इसे निकालने की जरूरत नहीं है, हम इसके हेल्प से ही कह सकते हैं और याद भी रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा? आउटसाइड। ये तो हो गया इनसाइड, इनसाइड स्फीयर, स्फेरिकल शेल, और फिर आता आउटसाइड। तो आउटसाइड स्फेरिकल शेल वही जैसे यहां पे बताया था, लेकिन इस पॉइंट पी पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, इसकी रेडियस r, मास m है, उसकी डायरेक्शन स्फीयर की तरफ होगी। और ये ग्रेविटेशनल फील्ड -GM/r² आप लिख सकते हो। माइनस केवल ये बताता है कि यदि ओरिजिन है और इस पॉइंट का रेडियस वेक्टर r है, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, चलो ये तो मैग्नीट्यूड में लिख देता हूं मैं, -GM/r² इंटू यूनिट वेक्टर r इन द वेक्टर फॉर्म भी लिख सकता हूं। ठीक है, ये तो हो गई स्फेरिकल शेल के अंदर और बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात। ठीक है भाई, ओके। मैं सॉलिड स्फीयर के अंदर है ना, फॉर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मैंने वो आपको हेमीस्फेरिकल शेल और हेमीस्फीयर बताया था, है ना, तो उसमें से कम क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन सॉलिड स्फीयर, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, हमारा जो अर्थ है वो एक सॉलिड स्फीयर की तरह वर्क करता है ना। फॉर सॉलिड स्फीयर आउटसाइड, फर्स्ट हम करेंगे आउटसाइड। मान लिया एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है और उसका मास कितना है m और रेडियस है r। तो आउटसाइड एक पॉइंट है r डिस्टेंस पर, तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर होगी, और इसकी वैल्यू GM/r² होती है। आ रही है क्या बात समझ में? तो आप देखोगे कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके लिए? आउटसाइड के लिए। क्लियर है क्या बात? दूसरी हम बात करेंगे इनसाइड के लिए, इनसाइड। ठीक है, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज में, अरे ये ऐसे निकाला था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज में, ऐसे, है ना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी, यहां पर भैया r डिस्टेंस पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी पता है आपको? 3ρ/3ε0। ऐसे नहीं निकाली थी, है ना, ρr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैसे आती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे आती थी ना भाई। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आप निकालोगे तो यहां पे ऐसे जाती थी, फिर ऐसे जाती थी। ध्यान करो आप, यहां तो स्ट्रेट लाइन थी और बाहर तो क्या होती है? 1/r² प्रोपोर्शनल होती है। इनसाइड के लिए हम बात करें तो इनसाइड के लिए थोड़ा सा मैं बड़ा बना लेता हूं। जैसे गोला है हमारे पास और ये तो मास है, टोटल मास,
और हम आ गए यहां पर इस पॉइंट पर, ये तो हो गया सेंटर और ये है डिस्टेंस r। तो इधर यहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी इस पॉइंट P पर, ये अंदर की ओर होगी IG डैश। क्या लिख दूं इसे? IG डैश। ठीक है भाई। तो आपको कैसे निकालना है, देखो आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दो तरीके से डिवाइड कर, दो पार्ट में कन्वर्ट करोगे। एक तो ये जो अंदर का छोटा गोला है अंदर का छोटा गोला है और इसकी रेडियस कितनी मान लूं r, तो इसका जो मास होगा वो होगा m डैश ऐसे करके। ठीक है, तो इसकी वजह से ही ग्रेविटेशनल फील्ड होगी यहां पे IG डैश। क्लियर है बात? प्लस ये जो आउटर वाला गोला है, ये आउटर शेल, ये जो बची है ना भाई, तो ये बची आउटर शेल, ये तो हो गया रेडियस r। यहां पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये रहा ऐसे, ये रहा। क्लियर है बात? तो इस, क्योंकि मैंने अभी बताया शेल के इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? 0। तो इस शेल की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी यहां पर, उसका प्रभाव हो जाएगा 0 का। बोलो। तो केवल और केवल इसका मास यदि मैं m डैश मान लूं, है ना, तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो कितनी होगी भाई? सॉलिड, ये सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर है, तो ये हो जाएगा gm डैश अपॉन r स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब बस हमें m डैश की वैल्यू निकालनी है। m डैश का मतलब क्या है कि इस r रेडियस के स्फीयर का मास, वो कैसे निकालेंगे हम? यूनिटरी मेथड से। का मास m है, 1 मीटर का मास r क्यूब है, इसलिए 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब का मास पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई r क्यूब, यानी m डैश की वैल्यू m अपॉन r क्यूब इंटू स्मॉल r क्यूब हो जाएगी। ये m डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो जो IG डैश की वैल्यू है g अपॉन r स्क्वायर और m r क्यूब अपॉन r क्यूब, ऐसे हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, कट जाएगा, तो gm अपॉन r क्यूब इंटू r, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ग्रेविटेशनल। यहां पे लिखता हूं मैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी IG डैश इनसाइड, है ना, वो gm अपॉन r क्यूब इंटू r होगी। तो IG डैश जो होगी इज प्रोपोर्शनल टू r होगी। ये इनसाइड है। तो मेरे को बताओ एट सरफेस, सरफेस का मतलब है कि ये पॉइंट जो है इस बिल्कुल यहां पर है, तो r की वैल्यू कितनी ले लूंगा इसमें? कैपिटल R। एट सरफेस r की वैल्यू कैपिटल R होगी और gm अपॉन r क्यूब इंटू r, तो gm अपॉन r स्क्वायर हो जाएगी। तो सरफेस पर तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। ठीक है, अच्छा आप देखो इधर वेक्टर फॉर्म में यदि मैं लिखना चाहूं, तो वेक्टर फॉर्म में इसे मान लेंगे हम ओरिजिन, और इस पॉइंट का वेक्टर होगा r इधर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर की तरफ। तो यदि आप इसे IG डैश को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो ये आएगा gm अपॉन, कहां गया ये रहा, gm अपॉन r क्यूब इंटू यूनिट वेक्टर r, सॉरी वेक्टर r ही लिख देंगे, इसे ऐसे लिख देंगे वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, अब इसका मैं ग्राफ बना देता हूं, है ना, ग्राफ, किसका ग्राफ? ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, है ना। तो ध्यान से देखो, मैं इसे साफ कर रहा हूं एक बार, और इसे आप चित्र बनाना है ऐसे, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये हो गया सेंटर, है ना, और ये हो गया आपका आर। तो अब ये देखो, यदि आप इनसाइड देखोगे, इनसाइड, तो इनसाइड जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू आर है। इनसाइड क्या है भाई? इनसाइड का फॉर्मूला gm अपॉन आर क्यूब इंटू आर है। एक मिनट गलती हो गई, वेक्टर फॉर्म में माइनस ये है, तो एक मिनट थोड़ा ऐसे हम बनाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है ना थोड़ा, ये आर में, तो
ये इस तरीके से बनेगा, उल्टा बनेगा, है ना, वेक्टर फॉर्म में माइनस आर। तो यहां पे जो IG का मैग्नीट्यूड है वो R के प्रोपोर्शनल है, और जो IG वेक्टर है आउटसाइड वो माइनस GM अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R लिखेंगे, और हम इसे माइनस GM अपॉन R क्यूब इंटू माइनस वेक्टर R क्यूब लिख देंगे। क्लियर है क्या बात? तो यहां पर जो IG है वो 1 अपॉन R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो IG इसके लिए 1 अपॉन R स्क्वायर के प्रोपोर्शन होगी। तो दिस द ग्राफ है ना, और ये सरफेस है, और यहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी माइनस GM अपॉन कंप्लीट हो जाता है ना, ये आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कुछ क्वेश्चंस। क्लियर है बात, है ना? तो अब नेक्स्ट टॉपिक में लिखता हूं, इसमें लिखो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, दिस द टॉपिक। तो क्या आप मेरे को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में कुछ बता सकते हैं जो आप जानते हो? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। जैसे मान लिया ये पेन है, देखो आपके पास पेन है, ये देखो इसे मैं छोड़ रहा हूं और ये नीचे जा रही है, अगर जो मैं कोई एक डस्टर भी छोड़ूंगा तो वो भी नीचे जाएगा। किसी एक 5 kg का वेट यदि आप छोड़ेंगे तो वो भी नीचे जाएगा। और पता है फोर्स सब पे अलग अलग लगेंगे, लेकिन उनके एक्सेलरेशन सबके क्या आते हैं, सेम आते हैं। और कितना आता है ये एक्सेलरेशन, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ में बात करूं, नियर सरफेस टू द अर्थ, अर्थ की सरफेस के पास मान लिया इसका रेडियस कितना है, RE है। किताबों में सिंबल R भी मिल सकता है, मैं तो RE और ME लेकर के चलता हूं। व्हाट इज RE? इज द 6400 किलोमीटर, है ना। व्हाट इज ME? 6 × 10⁻24 kg। दिस द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड दिस द मास ऑफ द अर्थ। क्लियर है क्या बात? हम सरफेस ऑफ द अर्थ के पास कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं M, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो केवल पॉइंट ऑब्जेक्ट या सेलेस्टियल बॉडी सबके लिए वैलिड होता है ना। तो इस M और इस ME के बीच में भी क्या लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स, उसे हम FG लिख देते हैं। तो इस पे भी लगेगा क्योंकि ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है, ठीक है। तो जो FG का मैग्नीट्यूड होगा वो GMEM अपॉन RE स्क्वायर होगा, नहीं होगा? तो जैसे ये है ये पेन, इस पेन पर अर्थ फोर्स लगा रही है नीचे की ओर, कितना, GMEM अपॉन RE स्क्वायर। तो ये जो पेन है ना, ये पेन, ये जो मास है M, ये अर्थ पर भी इतना ही फोर्स लगाता है, अर्थ के सेंटर पे। लेकिन ये देखो ये तो नीचे जा रही है, पेन तो छोड़ने पर नीचे जाता है, लेकिन फोर्स तो अर्थ पे उतना ही लगता है। तो अर्थ ऊपर क्यों नहीं आती है? अर्थ का मास बहुत, बिल्कुल सही बात है। तो अब ये देखो, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से यदि इस M को मैं कंसीडर करूं, इसे हवा में, तो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं बता सकते हो? हाँ, GMEM अपॉन RE स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ लग रहा है, बस ये लग रहा है फर्स्ट। तो इसका एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते आप? हाँ निकाल देंगे। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से यदि हम बात करें, F नेट इज इक्वल टू M इंटू ए। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है भाई जब हवा में है, ये इसका मास M है, GMEM अपॉन RE स्क्वायर लग रहा है। क्लियर है क्या बात? M इंटू ए, M से M कट जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन है इस पेन का एक्सेलरेशन पता है कितना है? GME अपॉन RE स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूंगा, कैसे? G की वैल्यू रखेंगे 6.67 10⁻⁻11, 6 × 10⁻24,
अपॉन 6400 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। कॉपी दिस। ठीक है, तो आप क्या इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। जब आप घर पे कैलकुलेट करोगे बाद में तो इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। सही है बात? ये जो एक्सेलरेशन है, ये बॉडी एम हो, m1 हो, m1 डैश हो, कैपिटल M हो, सबके लिए क्योंकि mm कट जाता है, ये एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट आता है। और ये एक्सेलरेशन अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसे g से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात कर रहा हूं मैं, है ना। दिस कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा। क्लियर है क्या बात? कॉपी दिस। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो रहा है कि ये एक तो हम लिख लेंगे g, तो ये स्मॉल g होगा GME अपॉन RE स्क्वायर। तो ये स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन है। क्लियर है बात? तो GME को हमेशा आप GRE स्क्वायर लिख लेना, ये काफी यूजफुल है ना, इसे याद रखना है आपको। क्लियर है बात? एक क्वेश्चन में आपको छोटा सा क्वेश्चन लिखा देता हूं, है ना। एग्जाम्पल, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ एंड on a planet respectively, whose mass and radius are twice that of the earth। ये है क्वेश्चन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, इसे तो GE मान लेते हैं, और किसी भी प्लेनेट पे उसे GP मान लेते हैं। सही है? तो देख लो एक बार जरा आप, जैसे मान लिया ये अर्थ है, इसकी रेडियस आ रही है, मास ही कितना इसका m, ये कोई दूसरा प्लेनेट है, इसका मास है MP और रेडियस p। तो यहां पे तो G होगा और यहां पे क्या होगा एक्सेलरेशन GP। तो G पता है कितना आएगा? GME अपॉन RE स्क्वायर। और GP कितना आएगा? GMP अपॉन RP स्क्वायर, है ना। whose mass and radius are twice that of earth। तो GP अपॉन GE जो आएगा ना वो GMP अपॉन, अच्छा ऐसा भी कर सकते हो आप, लिखो इसका क्या 2ME अपॉन 2RE का स्क्वायर। तो 1/2 GME अपॉन RE स्क्वायर मैं ऐसे ही लिख दूंगा, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो GP जो होगा 1/2 वो GE होगा। दिस द रिलेशन। बस ये भी सिंपल तरीका है। कॉपी हो गया बेटा? ठीक है, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन और लिख देता हूं इसमें, ये जेईई मेंस में आते रहते हैं कभी कभी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ द रेशो ऑफ masses of two planets is 8:3 and ratio of their diameters is 2:3, then find ratio
ऑफ देयर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। बताना आंसर कितना आएगा इसका। तो G1 अपॉन G2 इज इक्वल टू GM1 अपॉन R1 स्क्वायर अपॉन GM2 अपॉन R2 स्क्वायर। तो M1 अपॉन M2 R1 अपॉन R2 अपॉन R1 का स्क्वायर। तो M1 अपॉन M2 कितना दे रखा है भाई, 8:3। और R2 अपॉन R1 का मतलब है D2 अपॉन D1। तो ये कितना दे रखा है, 3:2, है ना। 8/3 9/4, तो कितना आ गया 6। तो G1 अपॉन G2 इज इक्वल टू 6/1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the surface of the earth is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा सा आप ध्यान रखना, आपको एक क्वेश्चन भी आएगा कि मून की सरफेस पर भी वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछेगा। तो जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून होता है वो G/6 होता है। ठीक है, जब कभी आए तो आप इसे डायरेक्ट यूज भी कर सकते हो, और फाइंड करने के लिए तो आपको देगा वो मास ऑफ द मून और रेडियस ऑफ द मून के बारे में बताएगा, तो आप कंपेयर कर देना। ठीक है, ये तो नेक्स्ट हेडिंग है वेरिएशन इन जी। वेरिएशन इन जी, व्हाट इज जी। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है क्या बात। एट हाइट h from surface of earth, from surface of earth। वेरी गुड। अब देखो, मैंने एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ अर्थ पर यदि कोई पॉइंट मास m है और ये छोड़ा जाता है, फ्री फॉल किया जाता है ना, ये मास m ही है, रेडियस r ही है। तो यहां पर जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था वो g था, और उसकी वैल्यू GME अपॉन r स्क्वायर होती है। ठीक है, लेकिन यदि मैं सरफेस से थोड़ा सा ऊपर इस पॉइंट मास को लेकर के चला जाऊं, कितना ऊपर, सरफेस से h हाइट ऊपर यदि मैं इसे लेकर के चला जाऊं, है ना। तो अब बोर्ड पे देखो ध्यान से, ये मास me और इस m के बीच में क्या लगेगा, फिर से ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ऐसे लगाएगा, ये ऐसे लगाएगा। तो अब की बार ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या मान लेता हूं मैं, Fg'। तो क्या आप मेरे को Fg' बता सकते हो। हाँ, कितना, GMEm अपॉन r प्लस सॉरी h प्लस r का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या बात। तो ये आ गया Fg'। तो जब हम इसे छोड़ेंगे तो यहां पर इसका एक्सेलेरेशन, जब हम इसे छोड़ेंगे तो एक्सेलेरेशन आएगा। तो एक्सेलेरेशन में G' ले लूं तो G' क्या Fg' अपॉन m के बराबर नहीं आएगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास m। तो कितना आएगा ये बताओ, GME अपॉन h प्लस r का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है हाँ कि जो G' है वो GME अपॉन RE प्लस h का RE प्लस h है। देखो सरफेस पर कितना था भाई, सरफेस पर इतना, एट h कितना है, इतना। तो G' की वैल्यू कम हुई या ज्यादा हुई, कम हो गई। तो G' इज डिक्रीज। G' क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसे हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, इसमें RE कॉमन ले लेता हूं मैं। यदि मैं इसमें RE कॉमन ले लेता हूं तो RE स्क्वायर बाहर आएगा, और ये 1 प्लस h अपॉन RE का स्क्वायर बन जाएगा। जबकि ये क्वांटिटी किसके बराबर होगी, G के, है ना। और यहां पे जो होगा ये 1 प्लस h अपॉन RE का होल स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला जिसे आप यूज करेंगे G' की वैल्यू निकालने के लिए जब आपको हाइट दी होगी। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, इफ
जैसे ये तो सरफेस ऑफ द अर्थ है, ये रेडियस है, और इसे ऊपर लेके चले गए, कितना re/2 के ऊपर लेके चले गए, तो पता है यहां पर g डैश कितना हो जाएगा, यहां पर ऊपर g/1 प्लस re/2re का होल स्क्वायर, है ना, और 4g/9, तो g डैश ही हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होगा, ये फॉर्मूला आप तब लगाओगे, है ना, h इज वेरी बिग, बिग कितना, यदि h re के कंपेरेबल है, जैसे मान लिया re/3, re/4, 2re, 3re, मैं इसे साफ कर देता हूं यहां से, और ओके तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, फॉर एग्जांपल एट व्हाट हाइट above the surface, above the earth surface, above the earth surface, acceleration due to gravity is 1/9 of its value at surface of अर्थ, ये क्वेश्चन है ना। तो कितनी हाइट पर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो जी की वैल्यू है 1/9 हो जाएगी इसकी वैल्यू जो सरफेस पर है। क्लियर है बात। तो जी डैश का फॉर्मूला जो होगा वो g/1 प्लस h/re का होल स्क्वायर होगा। तो वो कह रहा है g/9 कर दो आप, है ना, ये अर्थ की सरफेस है और ये हाइट है h, तो यहां पे जो g की वैल्यू है वो g/9 है, जबकि सरफेस पर कितनी है g, तो g से g कट जाएगा 1/3 1/1 प्लस h/re, तो 1 प्लस h/re इज इक्वल टू कितना होगा 3, तो h इज इक्वल टू 2re, यानी कि ये 2re की हाइट पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है, ग्रेविटी एक्सेलेरेशन, वो g/9 हो जाएगा। ओके अच्छा एक बात और देखो, जैसे ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरिएशन है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना, तो आप इसके नीचे से लिखेंगे इफ h इज वेरी स्मॉल, is very small as compared to re, that is the radius of the earth, यदि h re की तुलना में छोटा है तो पता है ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे मैं आपको बता देता हूं, -2 और 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन 1 प्लस nx हम लगाएंगे 1 माइनस 2h/re। क्लियर है क्या बात। तो g डैश इस फॉर्मूले से दी जाएगा जब h क्या हो, बहुत छोटा हो। यदि h बड़ा होता है तो ये फॉर्मूला हम सीधा सीधा सिंपल लगाएंगे, और ये अप्रोक्सीमेशन के लिए है। h कितनी छोटी, जैसे मान लिया 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ऐसे करके, जैसे 10 20 50 100 किलोमीटर तक भी, मतलब चलो 100 तो ज्यादा हो गई, 50 किलोमीटर मान लो, क्योंकि 50 किलोमीटर और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6400 किलोमीटर, तो 10 20 50 किलोमीटर को हम सरफेस ऑफ अर्थ से 10 20 30 किलोमीटर की ऊंचाई को हम छोटा मानते हैं, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है क्या बात, है ना। अब इसमें कुछ चीजें ऐसे आती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो मतलब जैसे चेंज है, चेंज इन जी, अरे चेंज इन जी कैसे निकालेंगे हम, चेंज इन जी फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो चेंज हो गया। और रिलेटिव चेंज क्या होता है, रिलेटिव चेंज के लिए इनिशियल से डिवाइड कर देंगे, और परसेंटेज चेंज यदि आपसे पूछते हैं परसेंटेज चेंज, तो g डैश माइनस g/g को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे हमारे पास परसेंटेज चेंज।
अब ये तो चेंज इन जी है ड्यू टू द एल्टीट्यूड, ड्यू टू द एल्टीट्यूड बोले या ड्यू टू द हाइट ऑफ द अर्थ बोले। तो चेंज इन जी दूसरे प्रकार की वजह से कैसे, ड्यू टू डेप्थ बिलो द सरफेस अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर है क्या बात? बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ कैसे हम बात करेंगे, है ना? जैसे मान लिया ये हमारे पास अर्थ है, इसकी रेडियस कितनी है आर ई, मास है हमारे पास एम ई, तो इसके सरफेस पे जो एक्सेलरेशन होता है वो जी होता है और उस जी की वैल्यू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होती है। क्लियर है क्या बात? तो यहां पे जो फोर्स लगेगा एफ जी वो इस पूरे के पूरे अर्थ की बॉडी की वजह से लगता है और उसकी वजह से फिर एम से डिवाइड दे देते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाता है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम इसमें गड्ढा खोदते हैं, किसमें, अर्थ में, और नीचे चले जाते हैं। यहां पे कितने नीचे, डी डेप्थ पर नीचे चले जाते हैं और यहां पे हमने मान लिया एम रख दिया। क्लियर है के बाद? ऐसे हमने मान लिया एम रख दिया, तो अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो ये आउटर वाली शेल तो इस पे फोर्स नहीं लगाएगी, केवल ये इनर वाली जो अर्थ का पार्ट है, इनर रेडियस वाला अर्थ, जिसकी रेडियस पता है कितनी होगी, आर ई माइनस डी, ये रेडियस होगी और ये इस पे फोर्स लगाएगी एफ जी डैश। तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो जी डैश, वो कितना आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। कैसे निकालेंगे, देखो इसे आप, इसकी डेंसिटी कितनी मान ले, रो, है ना? तो ये आ जाएगा आपका मास एम ई बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम कितनी होगी भाई, 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो, है ना? और ये कट जाएगा तो जी इंटू 4/3 पाई आर इंटू रो। तो जी की वैल्यू का फॉर्मूला एक ये भी नया फॉर्मूला है, इसे आप ध्यान रखना। डेंसिटी और रेडियस की टर्म में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आप इसे इस, अच्छा, तो यदि मैं यह एफ जी डैश मान लूं और जो जी डैश की वैल्यू इसके फॉर्म में लिखूं तो पता है कितना आएगा, 4/3 पाई, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आर ई माइनस डी इंटू रो। ये जी डैश इसके अंदर आएगा एट डेप्थ डी, एट डेप्थ डी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना? तो इसे नंबर 2 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो मैं 2 को डिवाइड करूंगा 1 से, तो जी डैश अपॉन जी जो आएगा ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, रो भी कट जाएगा और आएगा आर ई माइनस डी अपॉन आर ई। तो जो जी डैश होगा वो 1 माइनस डी अपॉन आर ई के बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं इसमें, लिखो क्वेश्चन, एग्जाम्पल, एट व्हाट हाइट, at what depth, not height, at what depth from surface of earth, है ना, acceleration due to gravity becomes 1/4 of its value एट सरफेस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। क्लियर है क्या बात? तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। तो ध्यान से देखो, मतलब जब हम डेप्थ में जाते हैं तो जी में कोई दो फॉर्मूले नहीं है, केवल एक ही फॉर्मूला है ये। जबकि जब हम ऊपर जाएंगे तो जी के दो फॉर्मूले होंगे, एक स्मॉल एच के लिए और एक
कैपिटल मतलब ज्यादा बिग एच के लिए। तो इसमें कह रहा है कि ये g/4 होना चाहिए, तो 1/4 माइनस डी अपॉन आर ई होना चाहिए। तो d अपॉन आर ई 1 माइनस 1/4, तो डेप्थ जो होनी चाहिए 3/4 आर ई के बराबर हो जाना चाहिए, है ना। ये है क्वेश्चन। मैं इसे साफ कर देता हूं और थोड़ा सा मैं ये बताता हूं आपको कि, है ना, ग्राफ किसके बीच में, जी की वैल्यू वर्सेस डी और एच, है ना। जैसे जी वर्सेस आर, व्हाट इज आर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। रीना का फोन है, बात करना। इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। तो मेरे को ये बताओ, एट सेंटर जी की वैल्यू कितनी होगी, बता सकते हो। सेंटर पर जी की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। सरफेस पर जी की वैल्यू डी बराबर आर ही हो जाएगा, सॉरी डी बराबर 0, यहां पे तो डी हो जाएगा आर ही डेप्थ सेंटर के लिए, और यहां डी हो जाएगा 0। तो जब आप यहां 0 रखोगे तो जी डैश की वैल्यू कितनी हो गई, जी। तो क्या आप सेंटर से जब ऊपर की ओर चलोगे, है ना, तो जी और आर की में आप निकाल सकते हो वेरिएशन किस प्रकार से होगा, आर बराबर 0 से लेके आर बराबर आर ई के लिए, है ना। ये वेरिएशन स्ट्रेट लाइन वेरी करेगा। क्लियर है क्या बात, नहीं है ना। धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन में बढ़ता जाएगा और यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी। सही बात। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे मान लिया रेडियस ऑफ यहां से सेंटर से इसकी डिस्टेंस आर है, तो यहां पे पता है जी की वैल्यू कितनी होगी, जी अपॉन कितना था, अरे 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, यानी जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। और ये आर ई प्लस एच कितना होता है, आर, जी आर ई स्क्वायर अपॉन ये होगा आर स्क्वायर, तो जी डैश आउटसाइड द अर्थ। तो यहां पे जी डैश की वैल्यू जो होती है अबव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो 1 अपॉन आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी। ठीक है भाई, में आया आपको ये जी डैश। सेंटर से आर दूरी पर वेरिएशन इस प्रकार से होगा, और आर बराबर आर यदि मैं रख लूं तो बताना जी डैश जी नहीं होगा, तो वो तो होना ही है। तो आर बराबर आर ई पर जब आप रखोगे तो जी डैश तो जी के बराबर होगा, लेकिन यहां पर तो जी प्रोपोर्शनल टू आर होगा, और यहां पर जो जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा, क्योंकि यदि आर टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो जी डैश टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात, नहीं है ना। और एक मिनट में आपको और बता दूं, जैसे जी डैश इनसाइड के लिए जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई लिख रखा था ना हमने, तो इससे आप थोड़ा आर ई माइनस डी अपॉन आर ई लिख लेना। तो ये जो अंदर की ओर ये डिस्टेंस होगी ये आर, तो ये आर ई माइनस डी के बराबर होगी। तो जो जी डैश है वो वेरिएशन जी अपॉन आर ई इंटू किसके बराबर होगा, आर के। तो जी डैश जो है इनसाइड वो आर के प्रोपोर्शनल होगा, और जो स्लोप होगी ये स्लोप है ना भाई, ये थीटा, टेन थीटा किसके बराबर होगा, ये जी अपॉन आर ई के बराबर होगा। चाहे इस वाले ट्राइंगल से आप निकाल सकते हैं। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ द जी। ठीक है, ऐसे है। तो मैं इसे साफ कर देता हूं और फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन लिख लो, एट व्हाट हाइट, एट व्हाट हाइट, एट व्हाट हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ,
सरफेस ऑफ अर्थ, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज बाय 1%। देखो, यदि आप देखोगे कि अर्थ की सरफेस के ऊपर जाने पर जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो g अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर है ना, और g डैश इज इक्वल टू g1 माइनस 2h अपॉन आर ई। तो अब मेरे को ये बताओ कि इसमें केवल और केवल 1% की जगह वो मान लिया 0.1% चेंज भी दे सकता था, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है इसमें? ये वाला है ना। तो g डैश इज इक्वल टू g1 माइनस 2h अपॉन आर ई इंटू जी, ये इधर आ जाएगा g डैश माइनस जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई इंटू जी, नीचे आ जाएगा g डैश माइनस जी अपॉन जी इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन आर ई। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज चेंज आ जाएगा। तो g डैश माइनस जी अपॉन जी इंटू 100, ये दे रखा है आपको 1, है ना, और 1 क्या दे रखा है, मतलब ये डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब -1 दे रखा है ना, इसकी वैल्यू -1 दे रखी है। तो आप क्या करोगे इस, अब मतलब कैलकुलेशन तो आप देखो अपने हिसाब से कर लो, है ना, 100 से मल्टीप्लाई करके लाइक दे, हाँ, तो वही मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि जब डिक्रीज होता है परसेंटेज तो वो -1 लिखेंगे उसे, तो -1 फिर क्या बच्चे माइनस अपने आप ही उड़ा देते हैं, चलो छोड़ो नहीं आ रहा तो, लेकिन कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये शब्द लिखा हो ना डिक्रीज, तो डेल्टा जी अपॉन जी -1 है, तब माइनस कटेगा हमारा, तो 2h अपॉन 6400 किलोमीटर, और ये तो 100 है, तो h कितना आ गया 32 किलोमीटर। तो 32 किलोमीटर, यदि आप 32 किलोमीटर तो यही होगा बस थोड़ी सी ऊपर, तो यदि आप 32 किलोमीटर ऊपर जाते हो तो 1% का चेंज हो जाता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा आप ध्यान से सुनो, अगर जो मान लिया, मैं अपनी तरफ से ही क्वेश्चन दे रहा हूं ये, कि आप यदि सरफेस से 32 किलोमीटर ऊपर जाते हो तो यहां परसेंटेज चेंज 1% है जी में, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल टू 1 है, और -1 लिख लेना ऐसे। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहां पर होगा बता सकते हो आप? बोलो सरफेस पे, नीचे जाओगे तो भी कम, ऊपर जाओगे तो भी कम, तो मेरे को कितने नीचे जाऊं मैं कि फिर से 1% का चेंज हो, है ना। ऐसे लिख देता हूं, इन अबव क्वेश्चन फाइंड डेप्थ डी फॉर सेम डिक्रीमेंट फॉर सेम डिक्रीमेंट, है ना, कितने डेप्थ डी पर जाना चाहिए हमें, ऊपर जाने पर जी, हाँ ऊपर जाने पर ज्यादा तेजी से, क्योंकि डेप्थ जी के लिए जी डैश की वैल्यू g1 माइनस डी अपॉन आर ई होती है, और ऊपर जाने पर जी की वैल्यू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई होती है। तो सेम हाइट से यदि आप नीचे जाओगे ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू कम किस वाले केस में ज्यादा होगी, ऊपर जाने वाले केस में, है ना। यदि सेम चेंज रखते हो आप, है ना, फॉर सेम चेंज इन जी, रिलेशन बिटवीन डी एंड एच क्या होगा, दोनों को बराबर रख देना, 1 माइनस डी अपॉन आर ई और जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, एक कट जाएगा तो इससे d बराबर 2h आ जाएगा। जैसे यहां पे h कितना था 32 किलोमीटर, और यहां पर आ जाएगा 64 किलोमीटर, तो आप 64 किलोमीटर नीचे जाओगे जब उतना ज्यादा चेंज आएगा एज कंपेयर टू गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है क्या बात? साफ कर दो इसे, है ना, ये है।
ठीक है, जैसे आपको मैं ऐसे ही बता रहा हूं, मेरे दिमाग में आ रहा है, कभी ग्राफिकली क्वेश्चन आ जाए जी की वैल्यू और आर की वैल्यू, तो ऐसे करके होगा ये ऐसे, है ना भाई। यहां पे तो आर इजकल टू आर ई पर, ये तो आर इजकल टू 0 है, यहां पे तो जी होगा ये, ठीक है। तो जी की वैल्यू सबसे ज्यादा तो सरफेस पर है, लेकिन दो डिस्टेंसेस होंगी। कौन कौन सी? एक तो R1 होगी और एक R2 होगी, जहां पर जी की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो इस चीज का भी क्वेश्चन यदि बने तो आप इस चीज को ध्यान में रखना, और कोई क्वेश्चन हो तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। तो दो मैंने आपको रीजन बताए कि किस प्रकार से जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, ऊपर जाने पर भी और नीचे जाने पर भी, है ना। अब मैं इसका आपको तीसरा रीजन बताता हूं। तीसरा रीजन है ना, तीसरा रीजन जो है वह है इफेक्ट ऑफ ड्यू टू इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। क्लियर है क्या बात? तो जैसा हम सोचते हैं कि अर्थ जो है गोल है, लेकिन अर्थ गोल नहीं होती। क्लियर है क्या बात? नहीं, ये तो हमारे पोल्स होते हैं और ये हमारी इक्वेटर होती है। तो जो हमारी अर्थ है वो इक्वेटर पर थोड़ी इस टाइप से होती है ना, और पोल पे थोड़ी ऐसे होती है। तो यहां पर जो थोड़ी सी ऊंचाई ज्यादा है, ये बल्ज होती है, बल्ज शेप है ना, बल्ज्ड ऐसे होती है। तो इक्वेटर पर थोड़ी ये 21 किलोमीटर बड़ी है एज कंपेयर, ये अगर जो आ रही है तो ये आर ई प्लस 21 है, 21 किलोमीटर ज्यादा होती है। आ रही है बात समझ में? नहीं। तो यदि मैं इसे आर मान लूं और यहां पे तो आर प्लस 21, तो यदि मैं यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखूंगा, कहां पर? पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और जो इक्वेटर पर जी की वैल्यू है, इक्वेटर पर वो कितना हो जाएगा? जी एम ई अपॉन आर प्लस 21 का स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? नहीं। तो इक्वेटर पर, एट इक्वेटर, वैल्यू ऑफ जी इज लेस, वैल्यू ऑफ जी इज लेस एज कंपेयर टू, स्लाइटली लेस, बहुत बड़ी लेस नहीं, इज स्लाइटली लेस एज कंपेयर टू पोल। आ रही है बात समझ में? नहीं। इसका मतलब यह है कि आप जैसे जैसे पोल से इक्वेटर की तरफ आओगे तो वैल्यू ऑफ जी कम होती है। यह पूछा जा चुका क्वेश्चन है ना। एज वन मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीज्ड, दिस इज द थिंग। तो ये तो बस थ्योरेटिकल है पूरा का पूरा। ऐसे है। क्लियर है क्या बात? है ना? ओके। अब मैं आपको इफेक्ट बताता हूं चौथा जो इस पर पड़ेगा, ड्यू टू रोटेशन, इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, है ना। चेंज इन वैल्यू ऑफ जी से बोल, लिख लो, चेंज इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ की रोटेशन की वजह से जी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। आ रही है बात समझ में? नहीं। ओके। इधर देखो, जैसे मान लिया हमारे पास अर्थ है और ये अर्थ ऐसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है, ठीक है भाई। और मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट मास है और ये पॉइंट मास एंगल ऑफ लैटिट्यूड जो लैम्डा है
है ना, लैटिट्यूड एंगल लैम्डा बोलते हैं इसे, यहां पर है। ठीक है भाई बात। अब एक मिनट रुक जाओ, मेरे को थोड़ा ध्यान से। तो अगर जो हम इस सरफेस पर, इस अर्थ पर बैठ जाए, तो ये जो पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास भी इस सर्किल, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ऐसे। तो यदि मैं इसकी सर्किल की रेडियस आर मान लूं, तो इस पे दो फोर्स लगेंगे। आ रही है बात समझ में? नहीं, फोर्स कौन कौन से लगेंगे? एक तो mg, mg का मतलब क्या है? अरे जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अरे mg का मतलब यही तो है, जी, ये अर्थ लगाएगा ना, एम ई है यहां पे, और एक लगेगा इसमें एम आर ओमेगा स्क्वायर सूडो फोर्स। ठीक है, थोड़ा सा आप सुंदर सा बना लेना, थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे हम। तो ध्यान से देखो, तो जो इसका नेट फोर्स होगा वो आप इस तरीके से बना लेना। नेट फोर्स जो होगा इस पॉइंट पर, नेट फोर्स एफ नेट किस किस का रिजल्टेंट होगा? mg का और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर का। आ रही है क्या बात समझ में? नहीं, ठीक है, ऐसे है। तो एफ नेट निकाल सकते हो आप इस पे। जो एफ नेट होगा वो एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस 2f1f2 कॉस थीटा के बराबर होगा, और ये आएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2mg इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर, और कॉस, इनके बीच में एंगल कितना है? ये लैम्डा है, ये लैम्डा होगा, और ये एंगल हो जाएगा दोनों फोर्स के बीच में, कितना हो जाएगा भाई? 180 माइनस लैम्डा। तो यहां पे मैं लिख दूंगा कॉस 180 माइनस लैम्डा। अच्छा, अब यहां देखो, इसमें से m कॉमन ले लूंगा मैं यहां पे, देखो ये एम स्क्वायर, तो एफ नेट डिवाइड, ये एफ नेट को एफ जी डैश भी बोल सकते हो आप, है ना। तो एफ नॉट डिवाइडेड बाय एम, तो यहां पे क्या आएगा? जी स्क्वायर, यहां पे आएगा आर स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, यहां पे 2g आर ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा माइनस कॉस लैम्डा। क्लियर है क्या बात? तो ये जो ओमेगा की पावर 4 होगा ये बहुत छोटा होगा, क्योंकि ओमेगा क्या होता है? 2π/t, और टाइम पीरियड कितना होता है अर्थ का रोटेट करने का? 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकेंड। तो जब आप इसकी ओमेगा की पावर 4 करोगे तो लगभग 0 आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? नहीं, तो हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नेट फोर्स को यदि मास से डिवाइड करोगे तो जो पार्टिकल मास है वो ऐसे जाएगा, कितने एक्सेलरेशन से जाएगा? g डैश इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस 2r ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा से जाएगा। क्लियर है क्या बात? अब ये देखो, ये स्मॉल r है, व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा लिख लो एंगल ऑफ लैटिट्यूड, एंगल ऑफ लैटिट्यूड, है ना। लैम्डा जो होता है एंगल ऑफ लैटिट्यूड होता है। इक्वेटर से अगर जो हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो एंगल ऑफ लैटिट्यूड हो जाता है। ये रेडियस आ रही है, तो यहां पे यदि मैं कॉस डेल्टा लगाऊंगा इस ट्राइंगल में, है ना, ऐसे लगाएंगे ना कॉस डेल्टा, तो कितना आएगा कॉस डेल्टा बता सकते हो आप? हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो लैम्डा कॉस आर ई कॉस लैम्डा। क्लियर है क्या बात? तो यहां पर जो हमारे पास ये है जी स्क्वायर माइनस 2g, तो इसे हम लिख देंगे आर को आर ई, है ना, कॉस लैम्डा, तो यहां पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर लैम्डा। क्लियर है क्या बात? तो मैं इसमें g कॉमन ले लेता हूं, और g कॉमन लेके 2re ओमेगा स्क्वायर अपॉन g, और ये आएगा कॉस स्क्वायर लैम्डा की पावर 1/2। दिस द वैल्यू ऑफ g डैश। आ रही है बात समझ में? नहीं, तो ये जो टर्म है, ये टर्म 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। वेरी गुड। तो ये वाली जो टर्म है ना, ये टर्म 1 के कंपैरिजन में क्या छोटी होगी, तो हम इसमें
1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स लगा देंगे, ठीक है। तो g माइनस 1 माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 g कॉस स्क्वायर लैम्डा लगा देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, g के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा g डैश की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है क्या बात? नहीं तो g डैश जो है ना, इस तरीके से चेंज होता रहता है, ठीक है। ओके तो अब ये बताओ मेरे को, एट पोल्स लैम्डा की वैल्यू कितनी है बता सकते हो? 90 डिग्री। तो cos 90 कितना हो जाएगा? 0। तो g डैश की वैल्यू g होगी मैक्सिमम, बोलो। तो पोल पर g की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, रोटेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एट इक्वेटर लैम्डा की वैल्यू कितनी लिख दूं भाई? 0। तो जो g डैश होगा ये हो जाएगा 1। तो सबसे कम जो होगा वो आर ई ओमेगा स्क्वायर यहां पे होगा। आ रही है बात समझ में? नहीं? अब ध्यान से देखो, ये तो होता है 9.8 और रेडियस ऑफ अर्थ होगी 6400 किलोमीटर, बोलो। और ओमेगा होगा 2 पाई बाई टी, और टी की वैल्यू है 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड का होल स्क्वायर। ऐसे इसे जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना, तो ये आता है 0.2, इसकी जो वैल्यू आती है आर ई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0.2, तो ये हो जाता है 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू किसकी वजह से? रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। जब यहां पर होगा तो सबसे ज्यादा जी में वेरिएशन यहीं पर होगा, और ये आप वैल्यू चाहे कैलकुलेट करके देख लेना, 1.97 के लगभग आती है, 0.19 के ऐसे लगभग बराबर आती है। तो ये 0.2 आता है, आप इसे कैलकुलेट कर लेना, मेरे तो याद है, आप भी याद कर लो। क्लियर है क्या बात? तो इसका मतलब यह है कि रोटेशन की वजह से, देखो आप यहां देखो, आप इसे समझो, देखो ये वैसे तो ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव करा दिया आपको कि भाई इस पॉइंट पर रोटेशन की वजह से इधर की ओर बाहर की ओर फोर्स लगता है और ये फोर्स लगता है, तो नेट फोर्स इधर आता है। लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन है वो इक्वेटर पर ही पूछे जाते हैं, है ना। तो इक्वेटर के लिए आप यहां लिख लेना एट इक्वेटर के लिए जैसे आप ये लगाओगे तो एक तो mg फोर्स लगेगा, इधर लगेगा नहीं लगेगा भाई ग्रेविटी का, और एक लगेगा m आर ई ओमेगा स्क्वायर इधर लगेगा। तो नेट फोर्स कितना हो गया? mg माइनस m आर ई ओमेगा स्क्वायर। तो m से डिवाइड कर दोगे तो ये तो वैसे भी आ जाता है, इक्वेटर पर तो कोई भी निकाल देगा। तो जेई मेंस में बस इक्वेटर वगैरह पर ही पूछते हैं और g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ चलोगे तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते आपको यहां पे कोस स्क्वायर लैम्डा से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आप इसे याद रख सकते हो, सही है ना बात? ऐसे है। अच्छा कॉपी कर लो इसे पहले। ठीक है, तो अब मेरे को आप इसमें देख के, हाँ भैया आप अब ये देखो, इस फॉर्मूले को देखो, तो जो एट इक्वेटर की यदि मैं बात करूं तो ये ओमेगा से घूम रही है, ओमेगा से ऐसे फटाफट 23 से घूम रही है यूं। तो जब अर्थ घूम रही है तो जितनी इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ेगी और जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जी की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अच्छा ये बताओ, जो वेट होता है, वेट
भाई वो वेट और मास में तो अंतर अपने को पता ही है ना। तो वेट क्या होता है? वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी इज नथिंग बट mg, है ना। तो mg कहां पर होगा? अरे इक्वेट यहां पर होगा, पोल पर। तो वेट ऑफ बॉडी एट इक्वेटर, इक्वेटर, हाँ भाई कितना होगा? बोलो mg डैश। जो वेट होगा इक्वेटर पर वो mg डैश होगा, और g डैश की वैल्यू क्या है? g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, ये रही। तो मेरे को ये बताओ कि ये वेट हो जाए जीरो, इफ वेट बिकम्स जीरो एट इक्वेटर, तो क्या होना पड़ेगा बताओ। भाई एम और जी तो नहीं बदल सकते, आर ही नहीं बदल सकते। यदि हमें अर्थ की स्पीड बहुत तेज कर दें, बहुत तेज कर दें, तो ये बढ़ बढ़ के जी के बराबर हो जाएगा। तो हमें वेटलेस, वेट बिकम जीरो, दैट इज इफ वन फील्स वेटलेसनेस, वेटलेसनेस। लेकिन कहां की बात कर रहा हूं मैं? एट इक्वेटर की, बाकी पॉइंट की नहीं, बाकी इधर उधर की नहीं, इक्वेटर की, है ना। तो ये जीरो हो जाएगा। तो एम जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी स्पीड ओमेगा डैश मान लो, तो ये तो जीरो हो गया। तो आर ई ओमेगा डैश स्क्वायर जो होगा जी, ओमेगा डैश स्क्वायर जी अपॉन आर ई, तो ओमेगा डैश जो हो जाएगा जी अपॉन आर ई का होल स्क्वायर रूट 2 पाई बाई टी। तो जो टी होगा वो 2 पाई रूट आर ई अपॉन जी। तो यदि आप आर ई की वैल्यू रखोगे तो ऐसा टाइम पीरियड आ जाएगा किसका? अर्थ का, जिससे कि ये वेटलेसनेस फील हो। तो ऐसा टाइम पीरियड क्लियर है क्या बात? और ये जो ओमेगा डैश है वो 70 टाइम ऑफ ओमेगा ओरिजिनल के हो जाएगा, ऐसे आप लिख लेना, है ना भाई। अरे ओमेगा तो होता है 2 पाई बाई टी, और ओमेगा डैश होगा 2 पाई बाई टी डैश, है ना। तो जो ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा होगा वो टी अपॉन टी डैश होगा। ये तो 24 घंटे होते हैं, ये 1.4, तो ओमेगा डैश 24 अपॉन 1.4 इंटू ओमेगा, ये 17 आ जाएगा लगभग। तो आपको एंगुलर वेलोसिटी 17 गुना 17 टाइम्स करनी होगी अर्थ की। एट प्रेजेंट जो वैल्यू है उससे यदि 17 गुना स्पीड से ये घूमने लगे ऐसे फटाफट फटाफट, तो यहां पर जितने लोग हैं, जितने पीपल हैं, यहां पर लोगों को वेटलेसनेस फील होने लगेगा। ये कहने का मतलब है ना। ये तो वेटलेसनेस के लिए, ये तो एक्चुअल डेटा है, ये तो आपको याद ही रखना है कि भाई ओमेगा डैश 17 टाइम्स होनी चाहिए, है ना। और जो टाइम पीरियड है वो 1.4 आर आ जाता है, कैलकुलेट करके आप एक बार कैलकुलेट कर देना। अभी तो अर्थ 24 घंटे घूमती है एक चक्कर, और यदि 1.4 आर हो जाए तो वेटलेसनेस फील होने लगेगी। कहां पर? लेकिन इक्वेटर पर, हाँ बाकी जगह नहीं। बाकी जगह का फॉर्मूले में कॉस स्क्वायर डेल्टा भी आएगा, लैम्डा भी आएगा, और लैम्डा होता है एंगल ऑफ लैटिट्यूड, है ना। एक एग्जांपल और करते हैं हम। व्हाट वुड बी द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ सो दैट bodies at equator would weigh 40% of their actual value, यानी कि वेट 40% कम हो जाए, नहीं 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 40% हो जाए एक्चुअल वैल्यू का, तो आपको ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। ओमेगा डैश कितना होगा? कहां पर? इक्वेटर पर। तो इक्वेटर पर जो फॉर्मूला है जी डैश का, बहुत अच्छे से आर ई ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ये याद रखो आप। तो जी
जी डैश, है ना भाई। ठीक है, तो जी डैश की वैल्यू कितनी रख दूं? अरे वेट कह रहा है ना, पहले तो एम जी था, अब एम जी डैश जो है वो एम जी का कितना है 40%, ये कह रहा है ये। तो जो जी डैश है वो जी का कितना हो गया 40%, ऐसे है ना। तो जी डैश 40/100 इजकल टू जी माइनस आर ई ओमेगा डैश स्क्वायर। क्लियर है बात? तो 2g/5 माइनस जी इजकल टू माइनस आर ई ओमेगा डैश स्क्वायर, तो माइनस 3g/5 इजकल टू माइनस आर ई ओमेगा डैश स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो जो ओमेगा डैश स्क्वायर आएगा वो 3/5 आर ई आएगा, तो ओमेगा डैश 3g/5 आर ई। आप थोड़ा सा इसे कैलकुलेट तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, मैं तो केवल वैल्यू लिख देता हूं। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा एंड देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है।